तब अपराध थी राम भक्ति और आज सब राम में है। कोठारी बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धांजलि दी और सत्याग्रही कारसेवकों को सम्मानित किया। कहते हैं प्रभु श्री राम ने उनकी ड्यूटी करते हुए दागे थे गोले। ये कहानियां बताई, इसी तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं, पैदा की जा रही हैं। जब कुछ नहीं हो रहा है तो अपने से कहानियां गढ़ दी जा रही हैं। देखिए, ये जो अखबारों में अयोध्या के बारे में गप, कहानी, अंधविश्वास का छपना है, ये एक एजेंडे के तहत तब भी हो रहा था। ये 90 से पहले भी हो रहा था। फर्क ये आया है कि वो बहुत इंटेंसिफाई हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ गया है। मतलब जब बादलों से राडार छुपाना, नाले से गैस बनाना, आम खाने का तरीका, मोर को दाना चुगाना, बौनी नस्ल की गायों को, यही राजनीति। अब जागरण के आज या कल में जागरण ने खबर छापी है, उस खबर में उन्होंने लिखा है कि जब मीडिया संशय में था, वो मीडिया जब जिसका अभी अनिल जी जिक्र कर रहे थे, तब जागरण ने तय कर लिया था कि उसको मंदिर अभियान को कहाँ ले जाना है। जागरण के बारे में एक लाइन और जोड़ दूं कि जागरण ने लगभग अपने को इतना समर्पित कर दिया है कि उसके जो सप्लीमेंट्स हैं, झंकार के नाम से जो एंटरटेनमेंट का सप्लीमेंट आता है, उसको भी राम मंदिर के हवाले कर दिया गया है। जोश के नाम से जो करियर का सप्लीमेंट आता है, उसको भी राम के हवाले कर दिया गया। मतलब हर पन्ने पर, हर विषय में किसी न किसी तरह से राम मंदिर, इस तरह का, इस लेवल का कमिटमेंट है, समर्पण है। एक जागरण जोश वेबसाइट है। अब जागरण क्या कर रहा है, जोश में भी बता रहा है कि हिंदुत्व में कैरियर कैसे बनाएं। जैसे जागरण आज हिंदुत्व में कैरियर बनाने की बात कर रहा है, जागरण के मालिकानों ने एक बार समाजवाद में कैरियर बनाया था। पहले ये कैंपेन चला करके नरेंद्र मोहन भाजपा से राज्यसभा में गए। उसके बाद समाजवाद का कैंपेन चला करके महेंद्र मोहन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में गए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये राम भक्त हैं, ये अवसरवादी किस्म के लोग हैं, जिसकी सत्ता होती है उसके साथ लग करके लाभ पाते हैं। उस वक्त मुझे याद है फ्रंटलाइन ने एक स्टोरी करी थी, एंड दे डिड उस वक्त का जो फैक्ट चेकिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि सारे पेपर्स और सारे सबको यही कह रहे थे कि सरयू का पानी लाल हो गया, कार सेवकों, सैकड़ों कार सेवक मारे गए वगैरह वगैरह। व्यक्तिगत रूप से मेरा मामला है कि राम मंदिर का जो ये मौजूदा स्वरूप है, इसका ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसके नकारात्मक संदेश ही हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा राजनीति है, धोखाधड़ी है, छल प्रपंच है। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। 22 तारीख को बस 3-4 दिन रह गए हैं और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाने वाले हैं। मंदिर अधूरा है, बहुत सारे दूसरे काम अधूरे हैं, उसको लेकर कई तरह के विवाद हैं। शंकराचार्य इस देश के चार पीठों के, उन्होंने इसको लेकर आपत्ति जताई है। कुछ लोगों ने कहा है वो नहीं जाएंगे। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसके साथ ही कई चीज़ें और भी चल रही हैं, और उसमें से एक चीज़ है मीडिया का रवैया इस पूरे आयोजन को लेकर, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर। मीडिया में भी आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो प्रिंट जर्नलिज्म, हिंदी अखबार खासकर, उन्होंने पिछले 1 महीनों के दौरान किस तरह की पत्रकारिता की है, राम मंदिर को लेकर किस तरह की कवरेज हो रही है, क्या खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, क्या घटनाएं आपको बताई जा रही हैं, और उसमें कितना हिस्सा पत्रकारिता का है, कितना हिस्सा उसमें कपोल कल्पना का है, कितनी चीज़ें उसमें अंधविश्वास से प्रेरित हैं, कितनी चीज़ें उसमें तथ्यात्मक हैं। ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे इस आज की बातचीत में। राम मंदिर का जो पूरा ये आंदोलन है, जो आज जहाँ पर पहुँची है ये घटना, इसका एक बड़ा हिस्सा जो रचा गया था वो 1990 में शुरुआत हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन करके इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और अयोध्या में कार सेवा किया था। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की एक रथ यात्रा निकाली थी और उस दौरान बहुत कुछ हुआ था। इसके बाद 1992 में वो घटना हुई 6 दिसंबर को, जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। उस दौर में भी टेलीविज़न नहीं था, लेकिन अखबारों के जरिए जो पत्रकारिता की गई उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो गलत था। लेकिन तब की जो स्थिति है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ कि उस समय जिस तरह के अंधविश्वास, जिस तरह की अफवाहें और गलत खबरें, या राम मंदिर को लेकर जो एक हाइपर हिंदुत्व, रिलीजियस वाला, एक धार्मिक उग्रता वाला जो पत्रकारिता चल रही थी हिंदी अखबारों में,
उसको उस समय के पत्रकारों ने, संपादकों ने पहचाना, पकड़ा और समझा था। एक बड़ी घटना हुई थी कि जब 6 दिसंबर 1992 को यहाँ पर अयोध्या में मस्जिद ढहाई गई, उसके बाद वहाँ से एक दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में पत्रकारों का एक जत्था यहाँ से लखनऊ गया। लखनऊ में बहुत बड़ी पत्रकारों की संख्या थी जिन्होंने मिलकर एक मार्च निकाला सांप्रदायिकता के खिलाफ, और पत्रकारिता में जो चीज़ें गलत तरीके से की जा रही थी हिंदी अखबारों द्वारा, उसके विरोध में, ताकि किसी तरह का सामाजिक मतभेद न पैदा हो, मनभेद न पैदा हो, लोगों के बीच में लोगों के समुदायों में टकराव न पैदा हो। ये सारी चीज़ें उस समय हुई। इसके बाद एक घटना और घटी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई कि अखबारों ने 1992 की जो घटना थी, बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने की जो घटना थी, उसको लेकर ठीक से पत्रकारिता नहीं की, तथ्यात्मक तरीके से खबरों को नहीं बरता है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस दौर में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के आधार पर कई अखबारों के खिलाफ कई तरह की कार्रवाइयों की संस्तुति भी की गई थी। प्रेस काउंसिल की वो कार्रवाई हुई या नहीं हुई, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ज़रूरी मुद्दा ये है कि इस तरह की जागरूकता उस समय थी, संस्थाओं की जवाबदेही पूछने की बात थी। आज जब हम 30 साल बाद, करीब इस घटना 30-32 साल के बाद, जब इस घटना की अंतिम परिणति राम मंदिर के रूप में होता देख रहे हैं, तब अखबार जो कर रहे हैं, तब हम ये पा रहे हैं कि उस तरह की जागरूकता पूरी तरह से गायब है। अखबारों में, संपादकों में उस तरह का विवेक भी नहीं बचा है कि सांप्रदायिकता जैसी कोई चीज़ हो सकती है, या फिर तथ्यात्मक रिपोर्टिंग, अंधविश्वास, कपोल कल्पना, ये जो चीज़ें हैं, खुला छूट एक तरह से अखबारों में मिली हुई है। अखबारों में एक जो संतुलित कवरेज है कि उसकी सीमा क्या हो सकती है, खबरों की के बीच में उनका प्रतिशत क्या होना चाहिए, कितना बाकी खबरों को स्पेस मिल रहा है, कितना अयोध्या को कवरेज मिल रहा है, ये सारी सीमाएं टूट गई हैं और अखबारों को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि कोई धार्मिक संस्था के पैम्फलेट छप रहे हैं हर दिन। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जिनसे हम इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहेंगे, खासकर कि हिंदी अखबार पिछले 1 महीने से क्या कर रहे हैं और अगले 22, 23, 24 या इस महीने के आखिर तक, जब तक ये चल रही है घटना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो नहीं जा रहा है, तब तक अखबार क्या करने वाले हैं। मेरे साथ जो लोग हैं मैं उनका परिचय करवा दूं और फिर मैं अखबारों की कुछ सुर्खियां आपको पढ़ूंगा जो पिछले कुछ दिनों के दौरान छपी हैं, और फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे मेरे बाईं तरफ जो है दयाशंकर मिश्र हैं, पत्रकार हैं, कई सारी संस्थाओं में काम किया, आपने प्रिंट में भी काम किया है, डिजिटल में भी काम किया है। दयाशंकर मिश्रा, हाल ही में इनकी एक किताब आई है राहुल गांधी के ऊपर, आप लोगों ने न्यूज़ लॉन्ड्री में उनका इंटरव्यू भी देखा है। इन्होंने पिछले 15-20 दिनों के दौरान सारे जो हिंदी के बड़े अखबार हैं उनका एक सरसरी तौर पर मैं कहूँ या विस्तार से पूरा एक मुआयना किया है, और उसमें जो चीज़ें छपी हैं, सही हैं, गलत हैं, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस सब के नज़रिए से अपना एक वो आकलन किया है, तो उस पर बात करेंगे। इसके अलावा मेरे साथ अनिल यादव हैं। अनिल यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, कई सारी किताबें इनकी बेस्टसेलर आ चुकी हैं, लेकिन अनिल यादव आज यहाँ पर जिस हैसियत में बैठे हैं वो उस हैसियत में है कि उन्होंने 1992 की जो घटना थी 6 दिसंबर की, उस घटना को लाइव अपनी आंखों से देखा, वहाँ पर कवर किया अयोध्या में रहते हुए, और एक अखबार के लिए कवर कर रहे थे। तो उस समय जो अखबारों का रवैया था उस पर और आज जो अखबारों में चल रहा है उस पर, दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, और जो चीज़ें बदली हैं, बहुत बुरी हुई हैं, कम बुरी हुई हैं, होना क्या चाहिए था, इस सब के ऊपर अनिल यादव के नज़रिए को भी जानेंगे। और साथ में मेरे साथ मीतू जैन है। मीतू जैन सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई सारे संस्थानों में आपने काम किया है, और हिंदी अखबारों के इस रवैये पर और ख़ासकर प्रिंट मीडिया के ओवरऑल में जो चीज़ें आज चल रही हैं और उस पर पत्रकारों के अंदर, पत्रकारिता के संस्थानों के अंदर उस तरह की कोई जागरूकता या उस तरह की कोई कहें कि जो सेंसेस एक पैनिक होना चाहिए या बत्ती जलनी चाहिए, वो नहीं जल रही है कि ये कुछ गलत हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जल्दी से कुछ हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ, वैसे बहुत सारी हैं, पिछले 15 दिनों में 4 जो बड़े अखबार हिंदी के 4-5 हैं उन सब में तो बहुत सारे उनके हैं, लेकिन मैंने कुछ छाटा है और बाकी के बारे में थोड़ा सा दयाशंकर भी बताएंगे। जैसे इस एक खबर है और जो कि अमर उजाला की है, ये खबर रोली खन्ना ने लिखा है, तब अपराध थी राम भक्ति और आज सब राम में है। तो ये एक तरह का सेंस देता है आपको कि ऐसा कब किस दौर में था,
हमारे देखते कि राम भक्ति को अपराध माना गया हो, कहा गया हो, लेकिन इस अखबार की इस हेडलाइन से ऐसा कहा जा रहा है। इसी तरह की एक खबर है ये, और कोठारी बंधुओं का जिक्र किए बिना कोई खबर राम मंदिर से जुड़ी और 1990 या रथ यात्रा से जुड़ी पूरी नहीं होती। हिंदी अखबारों का बहुत प्रिय विषय है। कोठारी बंधु वो हैं जो कि 1990 में जब पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर गए थे, जा रहे थे, तब जो कार सेवा हुई थी उसमें मुलायम सिंह यादव उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कार सेवा को नहीं होने दिया था। और उस समय जो वहाँ का पुलिस प्रशासन था उसने कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई में जिन कुछ लोगों की मौत हुई थी पुलिस की गोलीबारी में, पीएसी की गोलीबारी में, उसमें कोठारी बंधु भी शामिल थे। इस पर और ज़्यादा अनिल यादव हमें बता सकते हैं। तो इसमें कोठारी बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धांजलि दी और सत्याग्रही कार सेवकों को सम्मानित किया। ये एक खबर है, थोड़ा सा प्रोवोकेटिव है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो जिस पर बहुत ज़्यादा गर्व किया जा सके। एक सरकार थी जिसने संविधान की शपथ ली थी और उसने एक दायित्व तो निभाया था कि कुछ लोग अवैध तरीके से किसी बिल्डिंग को तोड़ने जा रहे थे। उस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को, देश के संविधान को एक शपथ पत्र दिया था कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होगा। उसको पूरा करने में किसी की जान गई थी। तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत वैध काम करते हुए किसी की जान गई थी। खैर, एक खबर अब इसमें है, दिल्ली से अयोध्या तक पहले यात्री विमान में जय श्री राम गूंजता रहा। ये खबर है जब अयोध्या में फैज़ाबाद में जो नया हवाई अड्डा बना है वहाँ पर पहला विमान जो गया, जो हवाई जहाज़ गया, उसमें लोग लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो कुछ दिनों में हमने देखा है कि हमारे सामने एक जानकारी ये आई है हमारे सामने कि कैसे एक प्रोटोकॉल है कि आप क्या कर सकते हैं हवाई उड़ान के दौरान और क्या नहीं कर सकते हैं। तो उसका ये वो है, एक दृश्य है। इसमें एक लाइन लिखी गई, पुष्पक के बाद पहला यात्री विमान उतरा अयोध्या में। यानी पुष्पक जब त्रेता युग में जब राम वापस आए थे जंगल से, लंका से वापस, तब उतरा था और उसके बाद अब उतरा है। तो इस दर्जे की जो मौजूदा सरकार है उसको एक तरह का उसकी महत्ता है, महानता है कि अब जाकर वहाँ पर उतरा है। हालांकि इस बीच में मीतू से अभी हमारी बात हो रही थी तो इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ हमारा ध्यान खींचा कि क्या इस दौरान फैज़ाबाद और अयोध्या में कभी नेताओं ने अपनी हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर लेके कभी नहीं पहुँचे, कभी उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ है। ये सब भी चीज़ें हैं। एक और मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, और ये अमर उजाला की ही खबर है। उपमिता वाजपेयी जो कि एडिटर हैं वहाँ पर, उन्होंने ये खबर लिखी है, रामचरित शुभचरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु। तो रामचरितमानस की चौपाई के साथ ये लिखी। और मैंने जो अलग अलग दिनों के इनके देखे हैं एडिशन, सब में इनका लेख किसी न किसी रामचरितमानस की चौपाई से शुरू करती हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो इसकी हेडलाइन है कि रघुवर दास की बड़ी छावनी है, सैनिक नहीं संतों का ठिकाना है। अंग्रेजी फौज ने जबरदस्ती रघुवर दास को बना दिया था सैनिक। कहते हैं प्रभु श्री राम ने उनकी ड्यूटी करते हुए दागे थे गोले। जो अंधविश्वास का टॉप हो सकता है वो उस चीज़ को ये खबर स्थापित करती है कि प्रभु श्री राम ने रघुवर दास की ड्यूटी करते हुए गोले दागे थे। ये कहानियां बताई, इसी तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं, पैदा की जा रही हैं। जब कुछ नहीं हो रहा है तो अपने से कहानियां गढ़ दी जा रही हैं। एक खबर और है, ये भी अमर उजाला की, संयोग से मेरे पास अमर उजाला की ज़्यादा खबरें आ गई हैं, हालांकि हमने जागरण और तमाम और भी खबरें ली हैं। इसमें कहा जा रहा है कि नेहरू को सोमनाथ के पुनरुद्धार का अवसर मिला था पर वह डिस्कवरी लिखते रहे, और यह लिखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से। अभी अपने आप में सोचने वाली बात है कि दोनों घटनाओं का कोई आपस में समय का कोई तारतम्य नहीं है कि जब सोमनाथ बन रहा था और जब नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे, दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। इस खबर को पढ़ के आपको लगेगा कि उस समय में जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की बात की गई तब वो बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे। एक और, हाँ देखिए, ये इस तरह की भी खबरें, और इस पर अनिल यादव ज़्यादा रोशनी डालेंगे। ये दैनिक भास्कर की खबर है और इसके लेखक हैं नवनीत गुर्जर, और ये हर दिन छप रहा है। मैं अयोध्या हूँ नाम से एक सीरीज़ चल रही है, ये भास्कर में चल रही है। इसी तरह से जागरण में एक चल रही है सीरीज़ जिसका नाम है श्री राम प्राण प्रतिष्ठा, देखो राम आए, देखो राम आए हैं। तो इसमें जो हेडलाइन है ये बहुत ही चिंताजनक है। कारसेवकों को दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गई, ये नवनीत गुर्जर कह रहे हैं। पता नहीं ये उस समय वहाँ थे कि नहीं, लेकिन हमारे साथ एक व्यक्ति हैं तो हम उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर वीपी सिंह और मुलायम सिंह गफलत में थे, ये तो खैर राजनीतिक वो है। कारसेवकों को अयोध्या पहुँचाने का जिम्मा सिंघल और कटियार ने लिया था। अब जागरण पे आते हैं। देखिए,
थकान थी न डर, रामलला की कृपा से सब काम हो रहा था। और जो ग्लोरीफाई करने वाली चीज़ है, कार सेवकों पर पड़ी लाठियों ने भर दिया था ढांचा गिराने का जज्बा। और इसी से मिलती जुलती एक और खबर है कि श्री राम का लगा जय घोष, फिर एक एक कर गिरते गए गुंबद। ये मैंने दोनों खबरें जागरण वाली इसलिए भी पढ़ी हैं क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2019 में आया था तो उसमें साफ साफ ये बात कही गई थी कि जो मस्जिद गिराई गई वो अवैध तरीके से गिराई, वो आपराधिक कृत्य था, वो ठीक काम नहीं था। और इसके साथ ही 1949 में जो मूर्तियां रखी गई थी वो भी आपराधिक था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और आज अखबारों ने इस चीज़ को पूरी तरह से दरकिनार करके उसको, जो गुंबद गिराए गए उस पर उनको लगता है कि उनको कोई बोलने वाला नहीं है ना, उस पर कोई कार्रवाई करने जा रहा है, तो उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि कैसे एक एक कर गुंबद गिराए गए। और इस तरह की लगातार पूरे 3-3 पेज के स्पेशल एडिशन आ रहे हैं। अनिल, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करना चाह रहा हूँ कि आज जो पत्रकारिता का एक बड़ा दायरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल की तरफ चला गया है। अखबारों पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अखबार, जो हिंदी के अखबार है, करोड़ों की रीच है, करोड़ों की इनकी सर्कुलेशन संख्या है। तब ये जो कर रहे हैं और उस समय के मुकाबले ये बढ़ा है, घटा है, या उस समय आपने जो देखा था, उस समय जो रवैया था, आज उस रवैये में कितना बढ़ाव है, घटाव है, संतुलन है, या कि चीज़ें जिसकी तस हैं? देखिए, ये जो अखबारों में अयोध्या के बारे में गप, कहानी, अंधविश्वास का छपना है, ये एक एजेंडे के तहत तब भी हो रहा था। ये 90 से पहले भी हो रहा था। फर्क ये आया है कि वो बहुत इंटेंसिफाई हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ गया है। पहले थोड़ी बहुत अखबारों के भीतर एक पत्रकारों का छोटा हिस्सा इसका विरोध करता था और चीज़ों को राइट पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश करता था। सोसाइटी में कुछ लोग थे जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एडिटर गिल्ड में कंप्लेन करते थे, कुछ थे कोर्ट कचहरी जाते थे, शिकायत करते थे। ये सब जानते हुए कि कोर्ट कचहरी में बहुत लंबा समय लगेगा, एडिटर गिल्ड और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बिल्कुल नाम मात्र की संस्थाएं हैं, उनके पास भर्त्सना करने से ज़्यादा किसी चीज़ का अधिकार नहीं। तो एक अवेयरनेस थी, लेकिन वो अवेयरनेस लगातार छीण हुई है और वो जो अवेयर लोग थे उन्हीं का एक बड़ा हिस्सा टूट करके उन्हीं अफवाह फैलाने वाले और गप्पें छापने वाले लोगों के साथ आया। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि उस समय ये सारी अफवाहें, ये सारी गप्पें, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, आरएसएस को सत्ता का संरक्षण नहीं था, तब हो रहा था। अब तो ये सत्ता संरक्षित गप्पें और अफवाहें हैं, और तब ये अफवाहें छापना और कोई फायदे का धंधा नहीं था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी, जो केंद्र में जो सरकार थी, वो इसके बदले उनको कोई रेवेन्यू नहीं दे रही थी। आज स्थिति बिल्कुल उलट है। अगर ये अखबार वाले ये गप्पें और अफवाहें छाप करके सरकार को दिखाते हैं तो सरकार उनके रेवेन्यू की गारंटी करती है। सिर्फ गारंटी ही नहीं करती, इन अखबारों के दूसरे भी बिजनेसेस होंगे, उनको भी प्रोटेक्ट करती है। इनमें यह भी स्पर्धा चल रही होगी कि ये सब गप्पें छाप करके इन अखबारों में से कौन राज्यसभा में पहुंच जाता है, ये भी चल रहा होगा। तो ये कह सकते हैं कि पहले ये अफवाहें अखबार अपने हिसाब से अपोजिशन की भूमिका अदा करते हुए, आरएसएस की तरफ से अपोजिशन की भूमिका अदा करते हुए छाप रहे थे। अब वो सत्ता के संरक्षण में छाप रहे हैं, इसीलिए अब कोई रोक टोक नहीं है। अब ये अफवाहें ज़्यादा अफवाह प्रोन हैं, ज़्यादा झुकी हुई हैं कहानियों की तरफ, गप की तरफ झुकी हुई हैं। पहले तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें आ जाती थीं, फैक्ट आ जाते थे, तो अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। उसका एक कारण और है कि उस जमाने में जो पॉलिटिक्स थी वो गप से, अफवाह से और कहानियों से इतना नहीं संचालित होती थी जितना आज हो रही है। तो जब देश का प्रधानमंत्री, देश के सारे जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग एक से एक कहानियां सुनाने में लगे हुए हैं और वही कहानियों को ही राजनीति का दूसरा नाम बना दिया गया है। मतलब जब बादलों से राडार छुपाना, नाले से गैस बनाना, आम खाने का तरीका, मोर को दाना चुगाना, बौनी नस्ल की गायों को, यही राजनीति है, यही पॉलिटिक्स है। क्योंकि
ये जो विजुअल्स हैं ये मैसेज में बदले जाते हैं और ये मैसेज पोलराइजेशन में बदला जाता है, ये पोलराइजेशन वोट में बदलता है और वोट हासिल करने से बड़ा और कौन राजनीति हो सकती है। तो ये उसी का रिफ्लेक्शन है, जो पॉलिटिक्स में चल रहा है उसी का रिफ्लेक्शन है, तो आप ये कह सकते हैं। मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ दयाशंकर, आपने लगातार बहुत सारी चीज़ों को स्टडी की। जागरण के बारे में एक लाइन और जोड़ दूं कि जागरण ने लगभग अपने को इतना समर्पित कर दिया है कि उसके जो सप्लीमेंट्स हैं, झंकार के नाम से जो एंटरटेनमेंट का सप्लीमेंट आता है उसको भी राम मंदिर के हवाले कर दिया गया है। जोश के नाम से जो करियर का सप्लीमेंट आता है उसको भी राम के हवाले कर दिया गया। मतलब हर पन्ने पर हर विषय में किसी न किसी तरह से राम मंदिर, इस तरह का, इस लेवल का कमिटमेंट है, समर्पण है राम को लेकर। तो और मैं एक चीज़ देख रहा था संपादकीय में भी दैनिक जागरण के, कि कैसे उन्होंने इस चीज़ को रेखांकित किया है कि राम मंदिर के, राम के काज को उन्होंने किस तरह से सबसे पहले बाकी संस्थानों और के मुकाबले पकड़ा और आगे बढ़ाने में योगदान दिया अपनी पत्रकारिता के जरिए। आपने जो अपना जो अध्ययन है दयाशंकर, सबसे पहले मैं जानकर उसके बारे में आप मुझे बताएं कि क्या क्या चल रहा है इसमें। जैसा अनिल जी ने विस्तार से एक पूरा एक पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखा, तो उसमें एक अंतर है कि पहले जो हो रहा था उसको अगर वो अखबार ले जाते और वो केंद्रीय राज्य सरकारें देखती कि ये क्या है, तो उससे उनको कुछ मिल नहीं रहा था। जो लोग कर भी रहे थे वो अलग अलग कारणों से कर रहे थे या आगे का कोई रास्ता बना रहे थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने सेट की है एक आज के हमारी बातचीत के, कि अब ये हो गया है कि अब सभी जगह पर एक ही सरकार है मोटे तौर पर। जब हम सभी जगह कह रहे हैं तो उसमें हम इन अखबारों का प्रसार देखिए आप। हमारे सामने हम बात करेंगे जागरण की। जागरण उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार है, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, बिहार देश का भी सबसे बड़ा। और जागरण उत्तर प्रदेश और बिहार का नंबर 1 अखबार अपने आप को कहता है। और आप देख लीजिए कि दोनों जगह पर कितनी सीटें आती हैं। मैं इसको लोकसभा सीटों से जोड़ना चाहूँगा कि 80 और वहाँ की आप 40 सीटें जोड़ लीजिए। फिर जागरण मध्य प्रदेश में भी है, वो अलग रूप में है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी अखबार जाता है, झारखंड में भी जाता है, राजस्थान में कुछ कुछ हिस्सों में है, थोड़ा अलग तरीके से उनका वहाँ प्रसार है। तो आप देखें कि जिसको हम हिंदी पट्टी कहते हैं वहाँ जागरण है। अब जागरण के आज या कल में जागरण ने खबर छापी है और उस खबर में उन्होंने लिखा है कि जब मीडिया संशय में था, वो मीडिया जब जिसका अभी अनिल जी जिक्र कर रहे थे, तब जागरण ने तय कर लिया था कि उसको मंदिर अभियान को कहाँ ले जाना है। तो एक अखबार अपने यहाँ 4 कॉलम की खबर छाप के आज बता रहा है दावा कर रहा है कि हम कब से इसको कह रहे थे कि ऐसे होना चाहिए और अब जाकर ये हुआ है। तो इन्होंने जो बात अभी कही वो है कि वो कब से कोशिशें हो रही थी और अब जाके वो परवान चढ़ी है। जागरण का कवरेज बहुत व्यवस्थित है। वो अक्सर पहले पन्ने पर एक खबर छापता है जिसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है। ये कहानियां हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो एक तो वो जोड़ के छापता है। दूसरी एक खतरनाक बात है, एक जागरण जोश वेबसाइट है, तो बहुत युवाओं में बहुत लोकप्रिय है डिजिटल में, और जोश को ही आप हिंदी में ज़्यादातर जागरण जोश की लोग बात करते हैं। उसी का एक पेज अखबार में भी छपता है। हाँ। अब जागरण क्या कर रहा है, जोश में भी बता रहा है कि हिंदुत्व में कैरियर कैसे बनाए। आप देखिए उसमें जब आप पढ़ के जाएंगे अंदर तो कुछ नहीं मिलेगा। हिंदुत्व में कैरियर बनाने का, हिंदुत्व में, सनातन में राम से जोड़ना है। तो वो केवल इसलिए नहीं है कि पाठक पढ़े, क्योंकि अखबारों के बारे में वैसे मैं एक क्षेपक जोड़ रहा हूँ कि जैसे जागरण आज हिंदुत्व में कैरियर बनाने की बात कर रहा है, जागरण के मालिकानों ने एक बार समाजवाद में कैरियर बनाया था। पहले ये कैंपेन चला करके नरेंद्र मोहन भाजपा से राज्यसभा में गए, उसके बाद समाजवाद का कैंपेन चला करके महेंद्र मोहन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में गए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये राम भक्त हैं, ये अवसरवादी किस्म के लोग हैं, जिसकी सत्ता होती है उसके साथ लग करके लाभ पाते हैं। तो आप देखें कि उस जोश के पेज पर भी श्री राम है और उसमें वही लोगो इस्तेमाल किया गया है जो इसमें इस्तेमाल किया गया है, देखो राम आए। तो जो देखो राम आए हैं वो केवल खबरों में नहीं आ रहे हैं, वो देखो राम कैरियर में भी हैं। संपादकीय में भी जागरण क्या कर रहा है, जो बाकी अखबार थोड़ा कम कर रहे हैं, अमर उजाला या भास्कर में,
अमर उजाला उस मामले में थोड़ा मुझे कम दिखा, लेकिन जागरण हर लगभग एक दूसरे दिन के अंतराल पर संपादकीय में एक लेख छापता है जिसमें वो ये बताता है कि कैसे राम मंदिर आंदोलन देश की तरक्की में और बाकी चीज़ों में कैसे उसको देश को आगे ले जाएगा। विधिवत आर्टिकल लिख रहे हैं और इसको लीड किया है संजय गुप्ता ने, जो हम जानते हैं कि जागरण के प्रधान संपादक हैं, वो मालिक हैं। उन्होंने बाकायदा लेख लिखा और उन्होंने विपक्षी दलों की आलोचना की कि ये गलत रवैया अपना रहे हैं। और जागरण एक और जिसके लिए मेरी नज़र इस अखबार पर पड़ी, जागरण ने एक अभियान चलाया हुआ है कि आप भी राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे हैं तो उसके संस्मरण हमें भेजें। इसमें सबसे खतरनाक बात यह हो रही है कि जैसा हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद को गिराना एक गैर कानूनी कृत्य था, आपराधिक कृत्य था। इसमें सारे उन लोगों को नायक बनाया जा रहा है जो उसमें शामिल थे, ग्लोरीफाइड थे। अब आप देखिए, जिस एक मतलब ये सब पढ़ के हमको लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कार सेवकों पर पड़ी लाठियों ने भर दिया था ढांचा गिराने का जज्बा। आप देखें, जय श्री राम का जय घोष फिर एक करके गुंबद गिरते गए। इसमें हो रहा है कि ये जो सीरीज चला रहा है जो कि ऐसे लोगों को के संस्मरण छाप रहा है भास्कर दैनिक जागरण, इनको वेरीफाई करने का कोई जरिया नहीं। कोई कुछ भी क्लेम कर रहा है, इसमें रैंडम क्लेम है इसमें कि मैं अपनी सगाई छोड़ के भागा। एक औरत कह रही कि मैं अपने 20 दिन बच्चे को दाई के पास छोड़ के भाग गई कार सेवा करने। इस तरह की कहानियां छप रही हैं इसमें। जी, इसमें इसी में एक महत्वपूर्ण बात यह है जो आपने बात कही कि इसमें जो कुछ वो कह रहे हैं इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि कोई बताए कि ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ था। जो उनको लिख के भेज दे रहे हैं, या बहुत सारे लोगों को जागरण ने अपने ऑफिस भी बुलाया है और वो जो कहानी बता दे रहे हैं वही लिख रहे हैं। अब आप देखिए कि कोई अखबार ये बात कैसे लिख सकता है कि दुश्मन को मारना है तो पहले पैर तोड़ो का मंत्र मिला और ध्वस्त हो गए गुंबद। इन्हीं सब में ये भी बताया जा रहा है कि आडवाणी उस वक्त क्या निर्देश दे रहे थे। दूसरे नेताओं का नाम लिया जा रहा है, उमा भारती का जिक्र आ रहा है। इनका जो आपकी ग्वालियर की विजय राजे सिंधिया रही, मैं राजमाता शब्द का उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन बीजेपी की नेता रहीं, तो वो सारे जो लोग राजपिता राजमाता सब लोग थे, सबके हवाले से ये सारी बातें एक एक करके सिलसिलेवार आ रही हैं। उनका बकायदा वो व्यक्ति नाम ले रहा है। अखबार ये जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है कि ऐसा है भी कि नहीं है। एक चीज़ बस यहाँ पर दयाशंकर जी मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, ये जो बातें हैं इसमें दावा किया जा रहा है कि आडवाणी जी ये कहवा रहे थे, उमा भारती ये कहवा रही थी, ये नेताओं के हवाले से चीज़ें इसमें क्लेम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में कह चुके हैं कि वो मेरे लिए कलंक का दिन था। आडवाणी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए थी, मेरे लिए काला दिन है 6 दिसंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए था और मुझे इस बात का अफसोस है। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सब ने और बाकी नेताओं ने भी जिनके नाम आ रहे हैं, उमा भारती से लेकर, इन लोगों ने कोर्ट में कहा है कि ये कोई हमें जानकारी नहीं थी, साजिश नहीं थी और हम इसमें कतई हमारा कोई योगदान नहीं था। अब सबको ये भरोसा है कि ये सब भी उन सब बातों को भी कोर्ट में कही बातों को भी यहाँ झुटलाया जा सकता है और हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। जी, तो ये एक महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि जिन चीज़ों के लिए आपने एक प्रकार से कोर्ट में अपना बचाव किया है इन सभी नेताओं ने, और वहाँ से बरी किए गए हैं, इन सब के खिलाफ मुकदमे थे, तो जब बरी कर दिए गए हैं तो अब सारे लोग कहाँ से वो अचानक आ गए हैं जो बाकायदा नाम लेके अखबार में, मतलब इन अखबारों को अगर लेके कोई कोर्ट जाए और कहे कि आपने इनको बरी किया है और ये सारे लोग कह रहे हैं, ये पूरा मीडिया छाप रहा है, तो ये मतलब बहुत ही अजीब है। इसके लिए क्या शब्द हम बात करें, लेकिन ये बहुत, और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ दूं कि ये 3 अखबार मुख्य रूप से, जैसे मैंने कहा कि जागरण, भास्कर का इसलिए जिक्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि भास्कर का कुछ जो प्रसार है वो एक अर्थ में जागरण के बिल्कुल बराबर का है, और उत्तर प्रदेश छोड़ दें तो वो पूरे देश में जाता है। तो वो बीजेपी की लगभग सभी उन सीटों को कवर करता है दैनिक भास्कर, जिसके सहारे वो सत्ता में 2 बार से हैं और तीसरी बार भी जहां से उनको समर्थन मिलने वाला है। मित्तु, मैं आपको इस पर यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ कि जो खबरें मैंने बहुत सारी हेडलाइंस पढ़ी, आपकी भी नज़र में आई होगी, जिस तरह की जागरूकता या जिस तरह का एक सेल्फ वो था, अवेयरनेस थी या जिम्मेदारी का भाव था पहले, कि फिर भी एक आवाज़ अंदर से ही उठ जाती थी। लोग मार्च निकाल रहे थे, लखनऊ गए यहाँ से और विरोध कर रहे थे। अब उन सारी चीज़ों पर सरेंडर का भाव है। मीडिया ने एक चीज़ जो अनिल यादव ने बताई कि भाई उनका रेवेन्यू जुड़ा है, लेकिन फिर भी
एक बड़ी तादाद, हिस्सा ऐसा है कि जो इसको एकदम पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है, मूक बन चुका है, उसकी तरफ से आंख फेर चुका है, जो हो रहा है होने दो, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये एक जो स्थिति है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक मतलब एक तो है भक्ति भाव से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, एक है थोड़ा सा इंटेलिजेंटली आप कर सकते हैं। वही चीज़ को आप थोड़ा सा अगर इंटेलिजेंट वे में अगर बोलें तो द व्यूअर, आपकी ना व्यूअरशिप बढ़ेगी, आपकी रीडरशिप बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल एक वो जो एक जिक्र है कि पुष्पक विमान के बाद पहला विमान अयोध्या पे उतरा। आई मीन अलॉन्ग साइड द अयोध्या का जो एयरपोर्ट का इनाग्रेशन था, एक रेलवे स्टेशन का भी इनाग्रेशन था, उसका भी जिक्र था। उसके साथ साथ उसी दिन मोदी जी ने 6 वंदे भारत ट्रेन्स एंड 2 अमृत भारत ट्रेन्स का भी इनाग्रेशन किया था। सो वाइल यू आर टॉकिंग अबाउट पुष्पक विमान, साथ साथ अगर आप ये भी बात कर दें कि ये जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं और अमृत भारत ट्रेन्स हैं, इसका भी एक छोटा सा जिक्र कर देते ना, इट वुड हैव मेड द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग एंड आई टेल यू व्हाई। फॉर एग्जाम्पल, अमृत भारत ट्रेन क्या है? इट इज़ जस्ट अनदर गरीब रथ, हाँ, with a different name. Garib Rath is a non-air conditioned train. This is also non-air conditioned train, and it's just got some fancy paint work. दोनों में बस इतना ही फ़र्क है। वो लालू जी ने उसका नाम गरीब रथ रख दिया, इन्होंने इसका नाम अमृत भारत इसलिए रखा क्योंकि वंदे भारत जो अमीर लोगों की जो ट्रेन है वो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा सा वो क्रिटिसिज्म को म्यूट करने के लिए ये आपने वंदे भारत एंड अमृत भारत का कर दिया। सो बट इवन देन फॉर एवरी 6 वंदे भारत आप 2 अमृत भारत चला रहे हैं। सो अगर इसका अगर आप जिक्र कर देते तो ठीक है, आपके रेवेन्यू में थोड़ा सा डेंट पड़ता, बट आई थिंक आपके 4 रीडर्स और बढ़ जाते, यू नो। सो दैट लाइक एंड देन अगेन जैसे अनिल जी जिक्र कर रहे थे, मजे की बात यह है कि अमृत भारत 2 चल रही है, 4 और 6 चलाई जा रही है वंदे भारत, और लेकिन जो ट्रेवल करने वाली संख्या है वो 6 गुना अमृत भारत की है बनिस्बत जो वंदे भारत में ट्रैवल करते हैं। अमृत भारत में भी प्रॉब्लम ये है, अगर डायनामिक फेयर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उसमें भी वो ट्रैवल नहीं कर पाते, तो वो जो स्लीपर कोचेस हैं जो 6 से या 4 से हटा के डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कोच, वो आपने वो कर दिया है। सो एनीवे कमिंग बैक टू द होल थिंग ऑफ, आई मीन इतने सारे इश्यूज हैं जिसको हम लोग कभी जिक्र नहीं करते हैं। कमिंग बैक टू द इश्यू ऑफ जो उस वक्त जैसे आप कह रहे थे, यू नो, कि हम उन्होंने मार्च किया था एंड इस प्रेस काउंसिल ने भी इसका इशू उठाया था। उस वक्त मुझे याद है फ्रंटलाइन ने एक स्टोरी करी थी, यू नो, एंड दे डिड उस वक्त का जो फैक्ट चेकिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि सारे पेपर्स और सारे सबको यही कह रहे थे कि सरयू का पानी लाल हो गया, यू नो, कार सेवकों, सैकड़ों कार सेवक मारे गए वगैरह वगैरह। तो जो रिपोर्टर्स थे उस वक्त, वो जो सैकड़ों कार सेवकों की लिस्ट लेके वो एक घर गए थे, यू नो, ऑल अराउंड जहाँ पे भी वो थे, हर एक के घर गए, हर एक के घर में जाके उन्होंने चेक किया कि वो इंसान जो है वो ज़िंदा हैं या उन्हें चोट लगी है या उनका देहांत हो गया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फाइनली पाया गया कि 13 कार सेवक थे जो मारे गए थे इस सारे दंगों में। सो एसेंशली, अच्छा, उसके बाद अब ये तो नहीं कह सकते कि उस वक्त सैकड़ों लोगों ने जान दी, तो वो तो यू हैव टू स्टिक टू द फिगर, बट एग्जैजरेशन की और भी काफ़ी सारी सीमाएं हो जाती हैं। सो एसेंशली जो बहुत आसानी से आप जो कर सकते हो, जिसमें एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी हम एग्जैजरेट करके हम ऐसे बोलते हैं कि इट्स लाइक एवरीथिंग इज, इवन द पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर्स आर सैफरन कलर्ड, यू नो, इट्स अमेजिंग। ठीक बात। एक चीज़ अनिल यादव, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे इसमें एक खबर दैनिक भास्कर में है कि दौड़ा कर गोली मारी गई, उस समय आप वहाँ पर थे, और जैसे मीतू ने बताया कि 13-14 लोगों का ऑफिशियल फिगर था कि जिनकी मौत हुई थी 1990 में। ये बार बार फैलाया जाता है, और इस तरह के मिथ्या जो प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने वाली संस्थाएं हैं। अब ये एक इसका दूसरा पहलू है, लेकिन बहुत ज़रूरी पहलू, कि हमेशा जब मीडिया को रेगुलेट करने की बात आती है तो बहुत मुखर होकर आवाज़ आती है कि मीडिया को आप रेगुलेट नहीं कर सकते किसी डेमोक्रेसी में। लेकिन जो इसको सेल्फ रेगुलेशन से ही चलना पड़ेगा, लेकिन जो सेल्फ रेगुलेटरी संस्थाएं हैं उनकी स्थिति ये है कि आज इस तरह की गंदगी हर अखबार में घुसी हुई है। हर अखबार खुलेआम दौड़ा कर जिस तरह से ये कह रहा है कि गोलियां मारी गई। थोड़ा सा एक तो उस समय क्या था वो बताएं, उस समय भी जो कह रहे हैं आप अफवाहें, जैसे एक घटना मेरे उसमें दिमाग में आ रही कि उस समय की जो छापी गई थी कि कैसे बैगन काटा गया तो बैगन के अंदर जय श्री राम निकला, और उस समय ऐसा राम मंदिर आंदोलन का प्रकोप है। ये चीज़ें अखबारों में छप रही थी। और 7 दिसंबर 6 दिसंबर के अगले दिन जो अखबार आया था, मुझे एक अखबार की हेडलाइन याद है, मैं बार बार जिक्र करता हूँ, उसकी हेडलाइन यही थी कि सदियों से भारत के माथे पर लगा कलंक मिटा। ये एक अखबार की 8 कॉलम की ब्रॉडशीट की हेडलाइन थी उस समय, उस दिन।
तब क्या स्थिति थी? जिस तरह से ये दिखा रहे हैं, जिस तरह से संघ और बाकी मशीनरी प्रचार करती है कि सैकड़ों लोग मारे गए, सरयू का पानी खून से लाल लाल हुआ, क्या कितने लोग थे, आपने क्या देखा? और सेल्फ रेगुलेशन जैसी चीजें क्यों बहुत बहुत लचर तर्क हैं? बस एक बात आपके लिए जोड़ दूं कि जो ये अखबार ने जब ये लिखा है कि दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गई, और आप देखें कितने बड़े फ़ॉन्ट साइज़ में छपा है, इसी खबर के आखिर में, शेष में, अखबारों में शेष होता है पहला वाला हिस्सा, फिर हाँ। अंदर लिखा है कि 11 से 12 लोग मारे गए। लेकिन जब आप पहला पन्ना पढ़ रहे हैं तो आपको ये एक बिंब आपके सामने आता है कि हज़ारों लोग मारे गए, और उसको लिखा भी इसी तरीके से गया है। मतलब एक सेंसेशनलाइज करके। जी। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हैं इस पे, कि इस फिनोमेना को चलते हुए कम से कम 35 साल हो चुके हैं। इसलिए हम लोग आश्चर्य कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय ये चीज़ जो हो रही है इसको दर्ज कोई नहीं कर रहा है, कोई इतनी भी ज़रूरत नहीं महसूस कर रहा है कि इस पर आप बात कर लें कि हमारे अखबार कितने बेशर्म तो मैं बेशर्मी आपको से। 2 उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण 92 का दूंगा और एक उदाहरण उससे पहले का दूंगा। एक बहुत लोकल लेवल का दूंगा और एक नेशनल लेवल का दूंगा, जो मेरे जर्नलिज्म के कैरियर में सामने आया। 91 में बनारस में दंगा हुआ, और उसी दंगे के बाद जो डीजीपी थे वो भाजपा से एमपी बने, श्रीशचंद्र दीक्षित। तो उस दंगे में क्या हुआ कि जो बनारस के अखबार थे उन्होंने गजब का रोल प्ले किया। बनारस के अखबारों में क्या छप रहा था जो आप आज देख रहे हैं। जैसे उसमें एक अखबार में छपा कि रामनगर में आईएसआई के एजेंट आए हुए हैं, उन्होंने गंगा के नीचे से शहर तक एक सुरंग बनाई है, गंगा नदी के नीचे से सुरंग बनाई। आईएसआई के एजेंटों ने वो वहां मुसलमानों को ले जा करके बालू में गुरिल्ला वार का प्रशिक्षण देते हैं। उसी सुरंग से मुसलमानों को भेजा जाता है शहर के अंदर, यहाँ आते हैं ये, हिंदुओं की हत्या करके उनको मार के फिर वापस भाग जाते हैं। फिर उसके बाद कम से कम 5-6 ऐसी वारदातें जो हुई ही नहीं थी। एक लड़की को फलाने मोहल्ले से खींच दिया गया, और एक लड़की की छत बिछत नंगी लाश मिली, जो हुई ही नहीं थी घटनाएं। और खबरें इस तरह से लिखी जाती थी कि ये सब मुसलमानों ने किया है। फिर उसके बाद इतिहास के तथ्यों के साथ भयंकर तोड़ मरोड़, जैसे एक हम पढ़ रहे हैं कि उस समय नेहरू डिस्कवरी लिख रहे थे जब सोमनाथ के अवसर था। इस तरह की खबरें कोई मुख्यमंत्री नहीं कह रहा था, लोकल अखबारों के संपादक और रिपोर्टर कुक कर रहे थे, और वो आ रही। और मैंने उस समय क्या किया था कि इनको इकट्ठा करके प्रेस काउंसिल को भेजा था कि इस तरह से एक गंभीर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और अफवाहें फैलाने का काम चल रहा है, यह दंगा कैसे रुकेगा। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि 92 में मैं एक रिपोर्टर की हैसियत से अपने 2 और साथियों के साथ वहां मौजूद था, और ऐसा कुछ नहीं है जो आज छापा जा रहा है। उस समय जो आरएसएस का और भाजपा का नेतृत्व था, ये जो अशोक सिंघल, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, उमा भारती, रितंभरा, जितनी भी लीडर, विनय कटियार, इसमें का जो सबसे सेन हिस्सा था 3-4 में उनकी बात कर रहा हूँ। आडवाणी हो गए, अशोक सिंघल हो गए, मुरली मनोहर जोशी हो गए, क्योंकि उमा भारती और रितंभरा तो एक तरह से उस जमाने में उग्र ब्रिगेड ही थी। हाँ, भड़काने वाले लोग थे। विनय कटियार भी वही थे। बिल्कुल। तो ये लोग स्पष्ट तौर पे इनकी हिम्मत नहीं थी, जो पॉलिटिकल क्लाइमेट था उस समय, कि ये कहें कि हाँ हम बाबरी मस्जिद गिरा देंगे और हम मंदिर यहाँ बनाएंगे। ये नहीं कह रहे थे इस बात को। ये कह रहे थे जैसे कि आरएसएस की स्ट्रेटजी है कि 20 नेता हैं तो 20 तरह की बातें करेंगे, 20 तरह की बात बोलेंगे, और उसी कंफ्यूजन के बीच में वो एक निश्चित दिशा की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो उस समय ये कह रहे थे कि प्रतीकात्मक कार सेवा हो रही है, हम भूमि पूजन करने आए। ये लोग भूमि पूजन और प्रतीकात्मक कार सेवा की बात कर रहे थे। वो करते करते मस्जिद गिरा दी गई। फिर उसके बाद मैंने जो फोकस किया था कि मैं क्या रिपोर्ट करूंगा कि जब ये प्रतीकात्मक कार सेवा की बात करते थे और भूमि पूजन की बात करते थे, जो कार सेवक पुरम था उसके भीतर बड़ा असंतोष फैलता था, और कार सेवकों की अलग मीटिंग शुरू हो जाती थी नेताओं से छिटक के। और इसमें से कई ऐसे थे, कई समूह बड़े बड़े ऐसे थे, जैसे महाराष्ट्र के, गुजरात के, वो कहते थे कि हमने जो आपको चंदा दिया है हमारा वापस कर दीजिए। जो हम ईंटें लाए हैं वो गठरी वठरी में बांध लेते थे कि हम लेके अब कल से जा रहे हैं वापस।
अगर आपको यही प्रतीकात्मक करना है तो हम ये सब लेके जा रहे हैं वापस। तो फिर सारी रात नेताओं की बीतती थी उन कारसेवकों को समझाने में। अब मैं इस तरह की खबरें वहां से रिपोर्ट कर रहा था कि कल रात में कारसेवकपुरम के फलाने पांडाल में इस तरह की बैठक हुई, कारसेवक कह रहे थे कि हम वापस चले जाएंगे, हम चंदा दे दिया जाए और हमको इन नेताओं पे यकीन नहीं है। मेरा इस पे फोकस था, इस कंट्राडिक्शन पे। और दैनिक जागरण छाप क्या रहा था, शीघ्र ही मंदिर का आबाद निर्माण शुरू, अनिल यादव, राघवेंद्र दुबे, दिनेश चंद्र मिश्र। जो चीज हमने रिपोर्ट ही नहीं की वो अखबार कुक कर ले रहा था। वो अखबार हेल बेंट था कि उनके रिपोर्टरान का, उसके स्टाफ का जो सेन हिस्सा है वो चाहे जो कहे जो लिखे, हमारा जो एजेंडा है हमको वो परसू करना। तो हुआ ये है कि वो जो सेन हिस्सा था जो शायद गलती से पहुंच गया था उन अखबारों में, वो तब से और कमजोर हुआ है और खत्म हुआ है। और अब बल्कि ये तो पत्रकारों की अगली क्या उसकी अगली पीढ़ी है जो इस समय अखबारों में दिखाई दे रही है। 2 पीढ़ी बदल गई अब तक से। तो ये 2 पीढ़ियां ज्यादा प्रोफेशनली एक तरह से कहेंगे कि होशियार हुई। अब वो हमारी तरह उस द्वंद्व में नहीं पड़ती हैं कि हमारे सामने जो झूठ दिखाई दे रहा है हम इसको कैसे सच बना दें, इस झगड़े में वो नहीं पड़ती। वो साफ जानती हैं कि हमारा मालिक उसका सरकार के साथ टाई अप है, हमको एक पैकेज तैयार करना है और अगर हमको नौकरी करनी है तो वो पैकेज हमको बनाना है। तो ये कर रहे हैं। So for example, I just want to add to what he's saying. This अभी एक हाल फिलहाल में स्टोरी आई थी कि ये रामानंदी सेक्ट जो है संप्रदाय, उनका ये मंदिर है, ना कि शैव्स का या वैष्णव्स का। ये चंपत राय जी ने ये खुद बात ये कही थी। तो जब ये बात आई उसके बाद तो सारे शंकराचार्यों ने उस बात को उठाया है, सबको वी ऑल नो कि उसका क्या इम्पैक्ट रहा, एंड उसके लिए चंपत राय जी को बहुत ही ज़्यादा डांट भी पड़ी थी। बट माय अंडरस्टैंडिंग इज जी जो पेपर था उन्होंने उस पर बहुत बैकफुट पे आ गए, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, और हालांकि उनके पास सारी एविडेंस है, सारी रिकॉर्डिंग है कि वो ऐसे बोल रहे हैं, वीडियो भी है, ऑडियो भी है, एवरीथिंग। फिर भी उसके बाद भी वो बैकफुट पे आ गए, माफ़ी मांगी, एंड दे आर मोर केयरफुल आफ्टर दैट। सो इसलिए उनकी जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा भक्ति में डूबी हुई वो जो रिपोर्टिंग है। कौन है चंपत राय? चंपत राय को डांटने वाले तो मोहन भागवत जी नहीं, मोहन भागवत जी के भी ऊपर और लोग बैठे हुए हैं। 20 गुना ज्यादा रेट पे बेची गई हैं, खरीदी गई हैं। फिर 3 मिनट में उनके जो रेट बढ़ गए, जो 3 मिनट में उनके रेट बढ़ गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। चंपत राय का तो कोई इसके ऊपर कोई फर्क असर नहीं पड़ा, उसमें तो कोई पनिशमेंट नहीं। आप देखें उन्होंने अयोध्या के बारे में बताया तो कि गला कोई काट के ले जाएगा। हाँ, वो एक वीडियो उसमें जो कह रहे हैं यार सोने के लगा रहे हैं, पुजारियों के गले काट के ले जाएंगे लोग। अब क्यों डांटेगा? इसमें एक बात जो आपने कही उसी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि आपने कहा कि आप उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे और अखबारों में क्या छप रहा था। और आगे थोड़ा बढ़ें तो आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि ये आजकल कहा जाता है कि जो कुछ ये हो रहा है प्रोफेशनल जर्नलिज्म हो रहा है। अगर आप देखें तो कहा जाता है कि ये कॉर्पोरेट जर्नलिज्म। इसी में 2 बातें जोड़नी ज़रूरी हैं। पहली बात, जितनी खबरें हमने बताई और जिन खबरों पर सबसे ज़्यादा आपत्ति है, जिसकी वजह से शायद आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो सारी खबरें संपादकों की हैं। एक फर्क देखिए कि वो एक रिपोर्टर हैं अनिल यादव जो रिपोर्ट कर रहे थे, यहाँ बैठ के कुछ लोग उसको बना रहे थे और वो बिल्कुल उल्टा था। लेकिन ये जो खबरें हैं और सारी की सारी जो आपत्तिजनक हैं वो सारे के सारे शीर्ष संपादक लिख रहे हैं। और इसमें आप देखें कि वो सब वही लिख रहे हैं जो अगर कोई बच्चा लिखता, कोई सब एडिटर लिखता, कोई रिपोर्टर लिखता तो बात होती कि नहीं। तो इसका मतलब एक बिल्कुल सीधा क्लियर हमारे सामने हिसाब है कि ये कंपनियां हैं, ये कारोबार हैं, ये लाइन लेनी है। तो अखबारों ने किसी नए पर, किसी रिपोर्टर पर जाना ठीक ही नहीं समझा। उन्होंने अपने रिपोर्टर को, अपने वरिष्ठतम, दैनिक भास्कर ने तो आप सोचिए अपने शीर्ष संपादक को कहा है कि वो जाएंगे और वही सीरीज। और रिपोर्टर की अब जरूरत ही नहीं है, रिपोर्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि संपादक को साधना आसान है। मालिक ने बता दिया कि लाइन ये है, इस पर करना है, कौन जाए रिपोर्टर से मुंह लड़ाने। और आप देखें संपादकों वगैरह को अब शीर्ष नहीं कहना चाहिए। शीर्ष वीर्ष से ये बोध होता है कि जैसे वो बहुत गंभीर होंगे, उनके ऊपर कोई बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होगा।
अब बहुत सस्ते किस्म के लोग रखे जा सिर रहे से- हैं जो ना कहें हाँ, और जो कहा जाए बिल्कुल। उसको निपटा दें। सिर से गलत मेरा तरीके इसको और सरल कर सकते हैं हाँ, कि सिर जो सिर सब नहीं। सबसे बड़े पद पर, मान लीजिए हाँ, कोई व्यक्ति बड़े है ना, पद। बड़े पद पर है, ज्यादा तनख्वाह हाँ, पाने ज्यादा, वाले। हाँ, तो जो वहाँ के मालिकान के बाद जो पहला व्यक्ति है जो पूरी कंपनी को चलाते हैं, वो व्यक्ति ये लिख रहे हैं कि पुष्पक के बाद आज पहली बार अयोध्या में विमान उतरेगा। वो लिख रहे हैं, ये कहानियां लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गई। जब इस बात को मैंने ट्विटर पर सबसे पहले लिखा तो मुझे सबसे ज़्यादा आपत्ति उसी समूह की तरफ से आई कि आप ये लिख रहे हैं, क्योंकि भाई वो दैनिक भास्कर बहुत बड़ा अखबार है और वो कह रहे हैं कि आपने ये नाम लेकर कैसे लिख दिया है, यही तो सब लोग लिख रहे हैं। तो अब ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि ये जिस काम में किसको लगाया गया है। इसका एक और पहलू कि नकारात्मक सकारात्मक, मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरा मामला है कि राम मंदिर का जो ये मौजूदा स्वरूप है, इसका ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसके नकारात्मक संदेश ही हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा राजनीति है, धोखाधड़ी है, छल प्रपंच है, सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं कि ये कोई और साथ में इतना भयानक राजनीतिक प्रोजेक्ट हो गया है कि इसमें कोई सकारात्मक पक्ष ढूंढना खोजना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, जिनके लिए राजनीतिक हित सध रहे हैं, जिनको सत्ता मिल रही है, उसके जरिए उनके लिए वो सकारात्मक पहलू हो सकता है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, नहीं है। फिर भी राम मंदिर का बनना एक बहुत बड़ा मोड़ है भारत के इतिहास में। 400-500 सालों के इतिहास में एक चीज़ बनी थी, किस परिस्थिति में बनी, क्या सच है हमें नहीं मालूम, क्योंकि किसी को नहीं मालूम वो सच, लेकिन अब उसको कहा जा रहा है कि सही किया जा रहा है। तो ऐसे मौके पर जब एक कोई इतना बड़ा ऐतिहासिक मौका है जो 400-500 सालों में एक बार आया है, तो फिर अखबारों का इस तरह से लोड़ जाना और लेटने की झुकने के बजाय एकदम घिसटने लगना, इसमें बुराई क्या है? देखिए, बुराई ये है कि जो अखबारों की या मीडिया की हमारे यहाँ हिस्टोरिकल भूमिका है, जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान में विकसित हुई, वो है तथ्यात्मक रहना, अन्याय का विरोध करना, मजबूत के मुकाबले, इंपीरियलिस्ट ताकतों के मुकाबले भारत के साधारण आदमी के साथ खड़े होना, दैट मोरल पावर उसमें होगी। हाँ, एनालाइज करना चीज़ों को, जटिल चीज़ों को लोगों को समझाना, जागरूक करना, ये मीडिया की ऐतिहासिक भूमिका रही। ये डेवलप हुई है धीरे धीरे। यहाँ हम देख रहे हैं कि मीडिया अन्याय के साथ, फरेब के साथ, पावर के साथ और गुंडागर्दी के साथ खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बाबरी मस्जिद का गिरना आपराधिक कृत्य था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 49 में मूर्तियां धोखे से चोरी से रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक तथ्यात्मक रूप से नहीं, जन भावना के आधार पर फैसला दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो इस धोखे से मूर्ति रखे जाने, आपराधिक रूप से मस्जिद गिराए जाने, और उसके बाद जो कत्लो गारत हुई है, तमाम जो खून खराबा हुआ है, दंगे हुए, उन सब को मीडिया सपोर्ट कर रहा है। यही खराब बात है। अगर ये मीडिया हिंदुस्तान का, भारत का मीडिया है, धार्मिक है, तो ये सीधे सीधे रामनामी ओढ़ करके, मजीरा बजाते हुए अपने परिवार वालों को, बीवी बच्चों को साथ लेकर के जाए, दर्शन करे और लहालोट हो, भक्ति के बारे में लिखे। लेकिन जो ऐतिहासिक सच्चाइयाँ, तथ्यात्मक सच्चाइयाँ, उनको ढकने का काम क्यों कर? तोड़ मरोड़ उसको तो लिपप होती है। ये क्यों कर रहा है? like यही गड़बड़। लाइक ही इज ऑल्सो सेइंग छोटा सा एक तबका है अभी भी मीडिया का, जैसे अपना न्यूज़ लॉन्ड्री हो गया या हमारा वायर है, वी आर स्टिल गोइंग अगेंस्ट द टाइड। हम फिर भी जो सच्चाई है उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि 2-3 साल पहले इन 2020 एक राम मंदिर का एक एक्चुअली राम जी के नाम का एक एक्चुअली मंदिर था, जहाँ पे वो जन्मस्थान जिसे उसे कहते हैं, जन्मस्थान, जहाँ पे वो पैदा हुए थे सपोजली, कम से कम वहाँ पे उनकी इसीलिए वो पूजा होती है। उस मंदिर को डेमोलिश किया था, ठीक है, 300 साल पुराना वो मंदिर, उसे तोड़ा गया था ताकि वहाँ पे ये जो अभी भव्य मंदिर बना है, इसके लिए थोड़ी और जगह बन जाए। सो एक्चुअली देयर वाज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम, जिसको हमने डेमोलिश किया, ठीक है। सिमिलरली वहाँ पे इतनी सारी और इश्यूज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लिख सकते हैं, जैसे कि जो ये वायर ने काफ़ी सारी हमने ऐसी स्टोरीज़ करी हैं। निर्मोही अखाड़ा जो है वो ये नवाब सिराजुद्दौला जो थे, उन्होंने जो ज़मीन दी थी उसके उनकी ज़मीन पे
ये बना हुआ है। और ऐसे ही काफ़ी सारी मुस्लिम फैमिलीज थी वहाँ पे जिन्होंने कई मठों की कहानियां हैं। कई मठों की कहानियां हैं जिन्होंने वो जमीन दी थी। और हनुमानगढ़ी का निर्माण नवाब ने कराया, और उसका स्ट्रक्चर पूरा देखिए इस्लामिक स्ट्रक्चर में किले की तरह से बना हुआ है एग्जैक्टली। हनुमानगढ़ी। तो आप कितना भी बोल लें कि ये गंगा जमुनी कल्चर जो है ये सब बकवास है, मजाक उड़ाते रहते हैं, द फैक्ट इज हमारे देश का जो सिंक्रेटिक कल्चर है वो था वहाँ पे। एंड ये जैसे हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, चाहे वो गोरखनाथ जी का मठ हो, वो मंदिर हो, जिसको एक्सपैंड करने के लिए वहाँ ये नवाब अवध के नवाब साहब ने ही उसकी ज़मीन दी थी, एंड वो एक मुस्लिम को दी थी और जिन्होंने उसको एक्सपैंड किया था। सो एसेंशली दिस कल्चर इज़ देयर, जो थोड़ी थोड़ी पॉकेट्स में हम इसकी रिपोर्टिंग फिर भी कर लेते हैं, गोइंग अगेंस्ट द टाइड, बट ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि जो हो रहा है तो मीडिया उसी कल्चर को तो नष्ट कर रहा है। एग्जैक्टली जो कंपोजिट कल्चर था उसको नष्ट करके हिंदू कल्चर बना, मेजोरिटेरियनिज्म, हिंदुत्व कल्चर, हिंदू कल्चर लाने की कोशिश कर रहा है, और इस पे बहुत गर्वित और अभिभूत है। यही आपत्तिजनक है। जैसे आपने भी कहा और आपने भी कहा कि ये जो कंपोजिट कल्चर है, जो हमारी साझी विरासत रही है, अगर केवल जो ये मीडिया है, अगर केवल उसको रिपोर्ट कर रहा हो कि मंदिर बन रहा है ना, कि मंदिर में क्या क्या हो रहा है, कि क्या लगाया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, कितने श्रद्धालु आएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। वो तो उससे पहले की भी हमने कहानियाँ सुनी है कि वो उसी तरफ जाता, और रिलीजियस हम जानते हैं कि वो किस तरह की चीज़ें छाप रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पूरे अखबार, ख़ास तौर पर मैं 3 अखबारों के बारे में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैंने इसकी कोशिश की कि एक एक खबर 1 जनवरी से लेकर और आज तक मैंने पढ़ने की कोशिश की है। अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये ऐसा रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कर रहे हैं जिसमें एक किस्म का उकसाने की बात है, प्रोवोकेशन, नंबर 1 प्रोवोकेशन है, उकसाने की बात है। नंबर 2, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ें तो उसमें एक सांप्रदायिकता को शब्दों की चाशनी में पिरोया गया है। जैसे लिख रहे हैं कि पहले राम का नाम लेना अपराध था, तो ये केवल एक खबर नहीं लिख रहा है, राम भक्ति अपराध थी, ये केवल एक अखबार नहीं लिख रहा है, ये ज्यादा, ये तीनों ये चारों वेग अखबार टर्म में लिखा जा रहा है। वेग टर्म में लिखा गया, किसने अपराध घोषित किया, किसको उसकी सजा हुई, किसने कहा, कुछ नहीं। दूसरी बात, क्या इनमें से किसी भी अखबार ने एक सिस्टम बताया कि कब ये हुआ, बाबरी मस्जिद कब बनी थी, क्या हुआ, कैसे वो मूर्तियां वहां रखी गई? मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ा जो 1949 की 22-23 दिसंबर की उस रात का जिक्र करें जिस रात को बाबरी मस्जिद में ले जाके मूर्तियां रखी गईं। सारे के सारे अखबारों की जो कहानियां हैं वो शुरू होती हैं कि बाबरी मस्जिद जो है वो कैसे मंदिर तोड़ा गया और मस्जिद बनाई गई। हम सब जानते हैं कि 1528 का एक हमारे पास ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव है, लेकिन वो उस ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव का किसी ने लाने की कोशिश नहीं की कि आखिर मस्जिद का जितनी जांचें हुई ना कि कब मस्जिद बनी थी, तो सब ने एक ही पैटर्न पर कोशिश की कि पहले बाबरी मस्जिद को विवादित बताया, फिर बता दिया कि सब एक ढांचा था, हमने गिरा दिया। और आज कोई मीडिया एक सिंगल लाइन ये नहीं लिख रहा है कि उस मस्जिद गिराए जाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार थे। तो ये गड़बड़ है। क्या मस्जिद हवा में गिर गई? क्या मस्जिद हवा में गायब हो गई? आखिर वो कहाँ गई? तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये आपराधिक कृत्य है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा मीडिया उन जो आपराधिक कृत्य के सहभागी हैं उनको किस तरह उनके हिसाब से नफरत को एक तरह से लोगों के दिमाग में डाल रहा है। ये बात इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदी मीडिया ही असल में कहना चाहिए कि भारतीय के घर घर तक पहुंचता है। तो ये एक पैटर्न तीनों अखबारों को देख के आता है कि कोई दूसरा है जो एक लाइन तय कर रहा है, क्योंकि सारे अखबार एक ही लाइन पर चल रहे हैं। एक छोटी सी बात और एक रोचक बात इसमें है कि विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया कि 55 देशों में इसके रामलला से जुड़े हुए आयोजन मनाए जाएंगे। आप देखें यही अखबार सारे अखबारों में बाईलाइन से छपी है और ये अंग्रेजी अखबारों में भी अगले दिन बाईलाइन स्टोरी है। तो आप देखें कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस हमें सीधे दिख रहा है कि कैसे वो जो कह रहे हैं वो अखबारों में जा रहा है। एक और बात वही पत्रकारिता है। एक और बात जिस पर बात होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री को आपने कहा कि भाई वो तो यजमान बनेंगे और उसमें परिवर्तन भी हो रहा है, संवैधानिक पद पर हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संवैधानिक पद पर हैं, राज्यपाल भी संवैधानिक पद पर हैं। उस आयोजन में आरएसएस प्रमुख की मौजूदगी किस लिहाज से तय की गई कि वो किस लिहाज से उनका किस आधार पर उनको निमंत्रण दिया गया? इसमें तो कोई शंका ही नहीं, संशय नहीं कि वो पूरा का पूरा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है, तो उसमें किसको बुला लिया गया, लेकिन नहीं बुलाया गया, कोई बात तो करता ना, कोई अखबार में कहीं कोई बात होती। मैं फिर से उसी सवाल पर, जो रेगुलेशन वाला मसला था, क्योंकि हम अखबारों की भूमिका पर बात कर रहे हैं, रेगुलेशन वाला सवाल कहीं हमारी बातचीत में कहीं मिस रहा। कोई संस्था, कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसा हथियार बचा हुआ है नीतू, जिससे कि हम ये तय कर पाए कम से कम कि अखबारों को वो माने ना माने, उसके कंट्रोल में आए ना आए, उसकी बात सुने ना सुने, लेकिन ये बात उठनी चाहिए, ये बात जानी चाहिए कि भाई सेल्फ रेगुलेशन काम नहीं कर रहा है मीडिया का अपना। और प्रेस काउंसिल जैसी संस्थाएं, मतलब प्रेस काउंसिल की भी क्या ही बात करूं, जमाने से उसका अपना अध्यक्ष नहीं है, चेयरमैन नहीं है प्रेस काउंसिल। इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा इस देश का प्रिंट का बाजार है, इतना बड़ा सर्कुलेशन संख्या, और इसको रेगुलेट करने वाली एक जो संस्था थी, नजर रखने वाली, उसका चेयरमैन पिछले साल भर से नहीं है। आप बताएं। नॉट जस्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे कि नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो है वो जो टीवी के लिए है, तो ये जितनी भी जो संस्थाएं हैं, स्पेशली एनबीए इज़ लाइक, आप सेल्फ रेगुलेट करोगे तो उसके जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वही हम लोग सेल्फ रेगुलेट करेंगे, दैट इज़ द होल थिंग। प्रेस काउंसिल में ऑल्सो एज यू आर सेइंग देयर इज़, यहाँ पे कोई चेयरपर्सन ही नहीं है अभी। और जो प्रेस एसोसिएशंस हैं जो हमारी जो हमें एक्रेडिटेड करती हैं, सबसे ज़्यादा डर तो ये है कि अगर मान लो आपने ज़रा ज़्यादा ही कुछ अगर किसी के खिलाफ लिख दिया, तो ये डर रहता है कि आपका पीआईबी कार्ड छिन जाएगा। तो एसेंशली जो डर है वो इतने अंदर तक आप में समा गया है कि जर्नलिस्ट भी, जो रिपोर्टर भी होता है, वो सेल्फ रेगुलेट करके चलता है कि हम क्यों अपनी, जब हमारे मालिक ऐसे हैं, जब रेवेन्यू इज़ व्हाट इज़ रेगुलेटिंग अस, जो रेवेन्यू का ही सबसे बड़ा जो इशू है, हम क्यों लेके अपनी नौकरी खतरे में डालें, हम क्यों अपना एक्रेडिटेशन खतरे में डालें। सो इट इज़ बिकम अ सेल्फ रेगुलेशन एट द कॉस्ट ऑफ जर्नलिज्म। एवरीबड़ी, हर कोई अपनी नौकरी बचाने में, अपना ये सब बचाने में चल रहा है। देयर इज़ नो सच थिंग। एंड जितने भी जो ये एक्रेडिटेशन की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मैं जर्नलिस्ट का नाम नहीं लेना चाहती, बट वो सारे के सारे, जिससे गोदी मीडिया के जो टॉप लेवल के जर्नलिस्ट हैं वही हैं, और वही डिसाइड करते हैं आपकी एक्रेडिटेशन क्या होगी या आपका ये क्या होगा। सो वेदर इट इज़ ब्रॉडकास्टिंग और इट इज़ प्रेस, सेल्फ रेगुलेशन इज़ फॉर यू, और आप ऐसे उसे रेगुलेट करेंगे ताकि आपकी नौकरी ना जाए और आपका एक्रेडिटेशन ना जाए। मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस सेल्फ रेगुलेशन वाली बात को हिस्टोरिकली देखें तो ये भारतीय मीडिया का चरित्र ही नहीं है रेगुलेशन। आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में नेहरू ने 20 साल कोशिश की कि ये मीडिया अपने पैरों पे खड़ा हो, सरकार की आलोचना करे। नेहरू ने नाम बदल बदल के लेख लिखे हैं अपने खिलाफ, लेकिन इस मीडिया की हिम्मत नहीं थी, मंशा नहीं थी, इच्छा नहीं थी कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, क्योंकि तब पूरी तरह से रेवेन्यू के लिए सरकार पे ये मीडिया निर्भर था। ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑल्सो उस समय के अखबारों को आप उठा के देखें, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का बयान लीड होता था और राज्य के मुख्यमंत्री का बयान सेकंड लीड होता था, और जिले का कोई विधायक, एमपी या कलेक्टर बोल दे वो बॉटम होता था, कहीं कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता था। फिर हम उसके बाद वाले दौर में आते हैं कि जो भी सेल्फ रेगुलेशन शुरू हुआ वो गैर कांग्रेसवाद का दौर आने के बाद 60s के बाद शुरू होता है। जब कांग्रेस के सत्ता में 20-25 साल बीत जाते हैं, उसके खिलाफ असंतोष पैदा होता है, सोशलिस्ट एक्टिव होते हैं, कम्युनिस्ट एक्टिव होते हैं, नक्सलाइट, जितने भी अर्बन नक्सल वाली फोर्सेज हैं, उनके जो जन्म का काल है, उदय का काल है। उसके साथ जो जर्नलिस्ट आते हैं मीडिया में, वो विचारधारा की, नैतिकता की, तटस्थता की, सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं और मालिकों से उनका टसल चलता है। लेकिन उस समय जो मीडिया है, उसको अभी वो मीडिया के विस्तार का काल था, वो ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक पहुंचना चाह रहा था। तो पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक आप तभी पहुंचेंगे जब आप कुछ जेन्युइन रिपोर्ट करेंगे, जब आप कुछ सच दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों को बहुत दिल पे पत्थर रख के मीडिया मालिकों ने कहा कि हाँ, तुम भी थोड़ी अपनी मनमानी कर लो, थोड़ा तुम भी सच दिखा लो, थोड़ा ह्यूमन एंगल स्टोरीज लिख लो, कुछ स्कैंडल दिखा लो, कुछ भ्रष्टाचार के विरोध में रिपोर्ट कर लो। वो दौर चला होगा 20-22 साल। और अब जब से कारपोरेटीकरण हुआ, तब से खुल के ओपन है
कि ऐसे जर्नलिस्टों का हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है जो अपने दिल में अरमान पाले हुए हों कि वो पत्रकारिता में आके कमज़ोर की आवाज़ बनेंगे, अपने युग पे कोई टिप्पणी करेंगे, सच्चाई दिखाएंगे, असलियत को सामने ला देंगे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे में एक उम्मीद की गई कि पाठक या दर्शक का आवाहन किया जाए। कई जर्नलिस्ट अभी भी करते रहते हैं, कई लोग करते रहते हैं कि आप अखबार ना खरीदें, आप चैनल ना देखें। तो ये मीडिया वाले पत्रकार ही तो उससे भी आगे चले गए। अपनी दर्शक संख्या को वो डिब्बा लगवा के, जो 10 या क्या बोलते हैं, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं कि फर्जी दर्शक दिखाए जाएं ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। इसका प्रबंधन खुद मीडिया हाउस कर रहा है। और फिर किस तरह से ये रीडरशिप सर्वे होते हैं, किस तरह से पैसे देकर के मैनिपुलेट किए जाते हैं, करते हैं अखबार। कोई एक बार कहता है कि आज कहेगा कि हम नंबर 1 हो गए, 2 महीना बाद किन्हीं ग्राउंड्स पे कोई दूसरा कहेगा कि अब हम नंबर 1 हो गए, 2 दिन बाद कोई कहेगा नहीं अब हम नंबर 1 हो गए। ये मैनिपुलेशन चलता रहता है। तो ऐसे में आप सेल्फ रेगुलेशन की उम्मीद किससे कर रहे हैं? पत्रकार नामक नौकर से कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। देखिए अनिल जी, जो आप बात कर रहे हैं कि पहले भी ये टाइम रीड वो मीटर्स होते थे, पहले भी होते थे, एंड फ्रॉम 2000 टू यू कैन से 2014 तक ये 14 साल में काफ़ी रेवोल्यूशन आया मीडिया में। इतने सारे टीवी चैनल्स आए। होते थे कि नहीं? मैनिपुलेट होते थे। मैं आई एम कमिंग टू दैट। एक रेवोल्यूशन आया जर्नलिज्म में, चाहे एंड खासकर टीवी जर्नलिज्म में। बट वो टाइम मीटर्स तब भी थे, अब भी हैं, वो तब भी मैनिपुलेट होते थे। बट उसके बावजूद देयर वाज सम काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ द मीडिया। हमें याद है हमने कितने सारी खबरें करी हैं 2000 यूपीए के दौर में। इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ जर्नलिज्म। अब हर कोई यही कहता है। 2004 से 14 तक कितने सारी जो स्कैंडल्स हुए, हम एक एक को उजागर करते थे, चाहे 2G हो, कोल हो, CWG एट्सेट्रा, आधार वगैरह वगैरह। एक एक चीज़ को, एक एक कैबिनेट मीटिंग को, एक एक ब्रीफिंग को हम लोग उसकी बाल की खाल जिसे कहते हैं वो धेड़ने का काम करते थे। सरकार में एक फ़ाइल कहाँ से कहाँ पहुँची है, कौन से जॉइंट सेक्रेटरी से, एडिशनल सेक्रेटरी से, होम मिनिस्ट्री से, फॉरेन अफेयर्स में कौन सी फ़ाइल का क्या वो है, हमें पल पल की खबरों की वो रहता था। तो आप मंत्रालय के गेट से अंदर नहीं घुस सकते। अब तो हाँ, पूरा एक्सेस ही जीरो हो गया है। और इट वाज नॉट जस्ट दैट। हम लोग ना सिर्फ हमें खबरों का पता रहता था, बट हमारा एक भागीदारी थी। यू कुड टेल द गवर्नमेंट कि ये गलत हो रहा है, या आप अगर उन्हें क्रिटिसाइज करते तो सरकार आपकी खबर को लेके उसको एक संज्ञान लेते एंड उसके ऊपर एक्शन होता था। सो वी वर एक्चुअली द 4th पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और हम जो खबरें करते थे उससे सरकार का कहीं ना कहीं फ़ायदा होता था, क्रिटिसिज्म भी होता था, फ़ायदा भी होता था। नाउ इट इज़ बिकम लाइक अब तो ना कहीं घुस सकते, इट्स एब्सोल्युटली फ्लैट। ये समझनी ज़रूरी है कि जो बात हम लोग सेल्फ रेगुलेशन की कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग एक ऐसी जगह हैं जहाँ मैं तो अपने आप को एक ऐसी जगह पा रहा हूँ जहाँ आप क्लूलेस हैं। क्योंकि हम उन जो सेल्फ रेगुलेशन करने वाली संस्थाएं हैं, हम उनकी स्थिति भी देख रहे हैं। हम जिस जगह मतलब काम कर रहे हैं, ज़्यादातर पत्रकार उन स्थितियों को भी देख रहे हैं। एक बात अभी जो यहाँ कहनी शायद ज़रूरी है, और वो इस पूरे नज़रिए को बताती है, जो बात आपने कही कि ठीक 10 साल पहले आप प्राइम मिनिस्टर पर मिमिक्री बना रहे थे। इसी देश में हमने देखा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ स्टोरीज कर सकते थे, स्टोरीज कर रहे थे लगातार। उसको हम काम कह रहे थे, वो हमारे न्यूज़ रूम में था कि भाई आप मनमोहन सिंह के खिलाफ स्टोरी चला रहे हैं, आप इस मिनिस्टर के खिलाफ चला रहे हैं। सवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो वीडियोस वापस आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री से, अच्छा आप देखें वही लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे जो आज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना बिल्कुल गलत है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह है। वो लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे, नंबर 1। और आप देखें कि सारे मीडिया में अलग अलग जगह पोजीशनिंग थी, सब था। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी मेरी किताब का जिक्र आपने किया और उसमें मैंने मेंशन किया है मीडिया वाले चैप्टर में, कि कैसे इंडिया टुडे ग्रुप जो इस देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह, और जिसको हम नया भी नहीं कहेंगे, जिसको हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो नए अभी आए हैं, वो कब से मीडिया में हैं, वो प्रधानमंत्री को अपने कॉन्क्लेव में बुलाते हैं और कहते हैं आपके आने के बाद हमारी दुकान चलनी बंद हो गई है क्योंकि आपके यहाँ इस तरह से पारदर्शिता है। तो और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं और कहते हैं
आइए मैं ही आपकी दुकान चला आज मैं ही देता हूं। आपकी दुकान चला देता हूँ। तो अब ये बात समझनी ज़रूरी है कि क्या वो जो जर्नलिज्म है, हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां पर बिल्कुल साफ हो गया है कि ये जो मीडिया कंपनी है वो सरकार का काम कर रही है। और दूसरा आईटी सेल जो है, शायद इसमें जोड़ना ज़रूरी था, वो मीडिया का मतलब जो हमारा ब्यूरो चीफ मीडिया बन गया है है। वो आईटी सेल का एक्सटेंशन बन गया है। बिल्कुल। तो इसमें एक चीज़ बस सेल्फ रेगुलेशन की बात तो मैंने इसलिए की क्योंकि इस पूरी बातचीत में, क्योंकि जब ये बेलगाम अनकंट्रोल्ड भाग रहा है कोई घोड़ा, तो उसमें एक पहलू है उसका, मुझे मालूम है ये बहुत घिसी बात है, हमने 1000 बार इस पर पहले भी सेल्फ रेगुलेशन की बात की और ये बात कहीं नहीं जाती है, ये बात दम तोड़ जाएगी इस स्टोरी के, इस डिस्कशन के बाद फिर से। सेल्फ अवेयरनेस की बात ज़रूर हमें करनी चाहिए, जिस तरह के जिसका जिक्र मैंने एकदम शुरुआत में किया था कि एसपी सिंह, आनंद स्वरूप वर्मा और तमाम जो उस समय के बड़े नाम थे, इन सब लोगों ने यहाँ से डेलीगेशन लेकर गए और वहाँ पर पद यात्रा निकाली और इनिशियली उनका आइडिया था कि लखनऊ से अयोध्या तक यात्रा निकलेगी, बाद में वो लखनऊ में, एनीवे उस तरह का अवेयरनेस भी इंडिविजुअल स्तर पर पत्रकारों के अंदर नहीं दिख रहा, वो विवेक भी खत्म होता जा रहा है। इस पर एक आखिरी टिप्पणी तीनों लोगों से और उसके बाद फिर हम आज की बातचीत। मुझे लगता है सबसे खतरनाक मोड़ अभी यहीं आ गया है जो इसी पर ज़रूरी है, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पूरा ये मीडिया और हमारा जो न्यूज़ रूम है उनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल विवेक की कोई बात नहीं बची है। आप अगर ये जो लोग काम कर रहे हैं न्यूज़ रूम में, अगर आप उनको बताएं कि भारत का एक संविधान है, बहुत सामान्य, बहुत डिटेल में संविधान पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप उनको केवल ये बता पाएँ कि संविधान है, इसमें आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 15 है, ये क्या कहते हैं, कोई बहुत डिटेल वर्कशॉप की या उसकी ज़रूरत नहीं है। और आप जो ये बात कह रहे हैं, क्या ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? क्या इसी के लिए हम लोग मीडिया में आए थे? तो मुझे लगता है ये जो एक बुनियादी बात है जर्नलिस्ट के बीच से कि डेमोक्रेसी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्योंकि वो जो लोग काम करने वाले हैं उनको ये लगता है कि सरकार ने कहा है तो इसको ऐसे लगा दीजिए, और बल्कि उसमें जो 2-4 ऐसे लोग मिलेंगे आपको तो वो कहते हैं अच्छा एक तरफ सरकार का लगा दीजिए, एक तरफ इनका लगा दीजिए, जो बहुत साहसिक बनने की कोशिश करते हैं। जर्नलिज्म आजकल कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस की एक कॉलम की खबर आप लगा दीजिए बीजेपी के 3 कॉलम में, तो बोलते देखो करेजियस जर्नलिज्म है। तो मुझे लगता है हमारे न्यूज़ रूम में कैसे होगा मुझे नहीं पता, मंकी बैलेंसिंग को अब कह दिया गया कि ये करेजियस जर्नलिज्म है। तो मुझे लगता है कि शायद ये एकमात्र तरीका है कि हम न्यूज़ रूम को कैसे करेंगे नहीं पता, लेकिन ये करे बिना बात बनेगी नहीं, कि उनको लगे कि ये आखिर ये डेमोक्रेसी का है। एक आखिरी बात, बहुत सारे लोग शायद जर्नलिस्ट इस दबाव में, डर से ये भूल गए हैं कि जो लोकतंत्र है वो केवल सत्तावाद नहीं है, वो केवल सत्ता से नहीं चलता है, उसमें विपक्ष की अपनी भूमिका है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के, ये उस समय भी जिस दौर का अनिल जी जिक्र कर रहे थे, उस समय कहीं ना कहीं इनके अंदर तो था, क्योंकि वो रिपोर्ट कर रहे थे और इनको था कि ये गलत है। लेकिन आज जो न्यूज़ रूम में जिसको हम यंग जनरेशन कह रहे हैं, वो पूरी तरह साफ है। उसको ये है कि भाई ये नौकरी है और ये मेरा काम है। ये मैं टिप्पणी करना चाहती हूँ नॉट व्हाट्स हैपनिंग इन द न्यूज़ रूम, बट जो फुट सोल्जर हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस आए हैं पिछले 10 सालों में, राधा आई वुड से पिछले 15-20 सालों में, जैसे 2004 से 14 तक वही रिपोर्टर्स का क्या रुख था, एंड वही रिपोर्टर्स अब 14 से 23-24 में द लास्ट 10 ईयर्स उनका क्या रहा है। पहले तो हम लोग बिल्कुल धुआंधार पत्रकारिता करते थे, कोई कागज़ लेके आ रहा है तो कोई, हम RCR के बाहर, प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर कैबिनेट मीटिंग हो रही होती थी तो हम वहीं खड़े होते थे। हमें ये तक मालूम होता था कि ये जो गाड़ी अंदर जा रही है, अगर आपने अंदर नहीं देख पाए कि कौन बैठा हुआ है, मंत्री गाड़ी के नंबर से हमें पता होता था, हमें सारी गाड़ियों के नंबर्स पता होते थे कि ये स्वयं सो गाड़ी स्वयं सो मतलब मंत्री की है। तो और हम लोग खबर भी निकाल लेते थे, उनके घर जाके रात के 11-12 बजे घुस के उनके घर में उनसे पूछते थे कैबिनेट में क्या हुआ, एंड बेबाक हम लोग कमेंट करते थे। 14 ऑनवर्ड्स पहले भी थोड़ा खुल के लोग बात करते थे। अब धीरे धीरे जो वो मायूसी है ना, यू कैन सी इट
सी द डेडनिंग ऑफ द रिपोर्टर ना, वो धीरे धीरे उसकी जो स्पिरिट मरती जा रही है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे कैसे कम होती जा रही है। और अब लोग वही भाजपा की लैंग्वेज, वही जो सरकार की लैंग्वेज है, धीरे धीरे रिपोर्टर्स वो बात करने लगे हैं, जो पहले सरकार को क्रिटिसाइज करते थे, ना वो स्लोली उसमें, और अगर आप थोड़ा सा भी कुछ क्रिटिकल बोलते हो तो वो फट से सरकार के डिफेंस में आ जाते हैं। दैट इज़ द बिग डिफरेंस। पहले वो अटैक करते थे, एंड अब कोई अगर कुछ भी बोलने की कोशिश करता है, सो दे ट्राइंग टू डिफेंड द गवर्नमेंट। ठीक बात है। अनिल जी, आपकी आखिरी जो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ प्रोटेस्ट अंदर से। देखिए, जर्नलिज्म नाम की जो चिड़िया है वो मर चुकी है। जब वो जिंदा थी तभी कुछ लोगों के भीतर ये था कि ये फोर्थ पिलर कोई एक ज़रूरी चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ कोई ज़रूरी चीज़, और एक मनुष्य होने के नाते, एक आज़ाद देश के नागरिक होने के नाते हमारे कुछ दायित्व। तब वो सब जुलूस, धरना, प्रदर्शन वो सब हो जाया करता था। और उसके साथ सिर्फ जर्नलिज्म को बचाने की बात नहीं थी, कंपोजिट कल्चर को भी बचाने की बात थी। इसीलिए वो यात्रा लखनऊ और अयोध्या तक गई, वो चीज़ ख़त्म हुई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके बाद मीडिया को बहुत डेलिबरेट तरीके से कट्टरपंथी हिंदुत्व का AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बदल दिया गया है। ये कोई सोचने समझने वाली जगह नहीं है, ये सोचने समझने वाली जगह नहीं है। ये कट्टरपंथी हिंदुत्व की AI में बदल गई, और इस पे भी चीज़ों का वही असर पड़ रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, सांप्रदायिक प्रचार का, जो बाकी समाज पे पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो लोग लोकतंत्र की कदर करते हैं, संविधान की कदर करते हैं, मनुष्य के जीवन की कदर करते हैं, और अंधी भीड़ के आगे घुटने नहीं टेक देना चाहते हैं, वो उनके भीतर अवेयरनेस है, वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन ऐसे प्रयास बहुत कम रह गए, कम है। मिठा से आखिरी में बस सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बात दयाशंकर जी ने कही कि संवैधानिक तरीके से क्या चीज़ सही है क्या गलत, ये विवेक पत्रकार के अंदर होना चाहिए। बहुत सारी जिन खबरों का जिक्र मैंने किया, उसमें बहुत सारी खबरें वो थी जो अंधविश्वास की बात करती हैं, जिनका कोई और छोर नहीं। और यही संविधान हमें सिखाता है कि यह हमारा दायित्व एक यह भी है, स्टेट का भी यह दायित्व है कि वो एक विज्ञान सम्मत सोच वाले समाज का निर्माण करे। और उसमें पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका है कि ऐसा कुछ ना हो कि जिसमें हम अंधविश्वास, गपबाजी और अफवाहों को बढ़ावा दें। फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। तो पत्रकारिता सिर्फ ये नहीं है, जैसे नेताओं के लिए अगर चुनाव ही सब कुछ हो जाए, जैसा कि आज देखने को मिल रहा है, तो फिर किसी को क्या ही परवाह पड़ेगी कि प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर घूमे, उसे संसद भवन में जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो पत्रकारिता करने आता है पत्रकार, कुछ तो उसके अंदर किसी चीज़ को लेकर, अपने संविधान, अपने लोकतंत्र को लेकर एक किस्म का गर्व का भाव, एक प्राइड होता है, और उसके आधार पर वो इस पेशे को चुनता है। तो ये विवेक जरूर उसके अंदर रहना चाहिए कि जब वो कोई चीज़ कह रहा है, कर रहा है, तो वो कितना भारत के संविधान के पक्ष में है, उसकी बात, उसकी भावना के अनुरूप है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर पत्रकारों को काम करना चाहिए। दुर्भाग्य है कि ये जो बड़े बड़े करोड़ों में बिकने वाले, करोड़ों में सर्कुलेट होने वाले अखबारों में ये चीज़ आज पूरी तरह से नदारद है। और 32 साल बाद जब राम मंदिर मस्जिद, बाबरी मस्जिद गिरी थी और आज राम मंदिर बन रहा है, तब से अब के बीच में जो खाई है वो और बढ़ गई है, निराशा और बढ़ गई है। पत्रकार उस समय इतनी एक अंदर उनके बची हुई थी आँख की शर्म कि वो विरोध में एक मार्च, अपनी ही कम्युनिटी के अवेयरनेस के लिए, जागरूक करने के लिए, उसको रोकने के लिए मार्च निकाल सकते थे। आज वो भी चीज़ नहीं है। ये बहस हमने इसलिए की क्योंकि बहुत सारी लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है, लोगों के दिमाग में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं बहुत जल्दी। इस समय जो चल रहा है, बाद में आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद भारत के अखबारों ने जब अयोध्या में मंदिर बन रहा था तो क्या कर रहे थे, वो जानते रहें, देखते रहें, समझते रहें, ताकि लोगों से सवाल पूछ सकें बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीतू, अनिल और जयशंकर, बहुत बहुत धन्यवाद।